ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ कुहासे भरा मौसम है। घने जंगल के अंदर खेत से बहुएं साग खोट रही हैं। जेठानी जी, अब की बार तो हमारी खेत में से क्या बढ़िया बढ़िया चौलाई, सरसों, पालक निकला है और सबसे ज्यादा जल्दी बड़े तो ये बथुआ का साग हो गया। और साग खाने का असली मजा ठंडी के मौसम में आता है। ऐसा कहते हुए कुसुम ठंड में कांपते कांपते खेत की क्यारी में से साग को खोटकर टोकरी में रखती है, तो वहीं नुपुर जड़ समेत पालक उखाड़ लेती है। नुपुर, ये तुमने क्या किया? पूरा का पूरा जड़ सहित साग उखाड़ लिया। अरे इसे इस तरह से नहीं तोड़ते, केवल पत्ता खोटा जाता है और ये डंठल इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि इसमें दोबारा से साग पनप सके। बबीता भाभी, मैं तो पालक के पत्ते ही खोट रही थी, गलती से ये पौधा उखड़ गया। हमारे एक साग के पौधे का नुकसान हो गया। तभी बबीता ने जुगाड़ लगाया और पालक के पौधे को खुरपे से मिट्टी गहरी करके जमीन में रोप दिया। ठंडी के मौसम के चलते पूरे खेत में कुहासा भरा हुआ था। खेत के थोड़ी दूरी पर ही चूल्हा लगाकर चंपा माधवी खाना पकाना कर रही थी। तभी एकदम से एक घायल सांड जंगल के भीतर से ऊधम मचाता हुआ उनके खेत में आ पड़ता है और तीनों को देखकर घुर्राने लगता है। इतने बड़े सांड को अपने सामने देखकर तीनों खौफ से बस खड़ी रह गईं। क्या ये बहुएं खुद का बचाव कर पाएंगी? पर मुद्दा यह है कि आखिरकार ये पांचों बहुएं इतने कड़कड़ाती ठंडी के मौसम में इस तरह घने जंगल में क्यों रहन सहन कर रही हैं? सारी बात की जड़ को जानने के लिए आइए शुरू से देखते हैं। जहां बूढ़ा दिनेश खटिया पर बैठा ठंडी से ठिठुर रहा होता है। अरे अरे भाई, आज की डेट में कोई मुझ बूढ़े को चाय देगा कि नहीं? अरे पिछले 1 घंटे से चाय पीने के लिए बैठा हूँ। एक तो सारी रात इस खटिया पर थोड़ी देर के लिए भी नींद नहीं पड़ी, ऊपर से एक लेवा दिया था ओढ़ने को, उसमें ठंडी भी नहीं भाग रही थी। अरे रात भर ठंड में ठिठुर गया मैं। अरे सब तो आराम से सो गए थे। दिनेश को इस तरह से टोन मारते देखकर अब गोदावरी जमीन पर पतले से बिस्तर में ठंडी से किकुड़ कर बैठी कहती है, हाँ तो एक दिन तुम भी नीचे बिछौने पर सोकर देख लो। अरे तुम्हें तो फिर भी एक लेवा अकेले ओढ़ने के लिए दे रखा है। नीचे सोने वालों में 2 लोगों को एक लेवा मिलता है। जब देखो सवेरे सवेरे बड़बड़ाना चालू मत किया करो। अरे गोदावरी, में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक तो वैसे ही ठंडी से मिजाज ठीक नहीं है मेरा, अब तुम सवेरे सवेरे कलेश मत करो। सुबह की चाय को लेकर सास ससुर में चिक चिक बाजी होते देखकर पांचों बहुएं आंगन में बनी खुली रसोई में बैठी हुई थी, जहां आज काफी ज्यादा सर्दी होने की वजह से भयंकर धुंध पड़ी हुई थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। इस बार तो दिसंबर लगते ठंडी के मौसम में बड़ा बुरा हाल हो रखा है। इतनी ठंडी तो जनवरी में कहीं जाकर पड़ती थी, ऊपर से अभी तक हमने ठंड की कोई तैयारी भी नहीं की। गरम कंबल, कपड़े कुछ भी नहीं खरीदा। माधवी भाभी, ठंडी की तैयारी के बारे में तो बाद में सोचेंगे। फिलहाल पापा जी को चाय बनाकर देनी है, लकड़ी भी खत्म हो चुकी है। बिना लकड़ी के चूल्हा कैसे जोड़ेंगे? कल अगर हम चलकर जंगल से लकड़ियां चुनकर ले आते तो चाय पानी बनाने के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। सही कह रही हो मंजली जेठानी जी, ऐसी ठंडी के मौसम में तो बगैर चाय पिए गुजारा नहीं चलता। फिलहाल चूल्हा जलाने का कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पांचों की पांचों बहू चूल्हा जलाने के लिए जुगाड़ सोचने लगती हैं, लेकिन ईंधन के लिए एक भी लकड़ी मौजूद नहीं थी जिससे चूल्हा जोड़ा जा सके। तभी नुपुर चूल्हे के बगल में रखे भूसी की बोरी को देखती है। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे पास सूखा भूसा भी तो पड़ा हुआ है, उसी को झोंककर चाय तो बन जाएगी। अरे तो फिर देर किस बात की देवरानी जी, जल्दी से बोरी में से भूसी निकालो। नुपुर ने जैसे ही भूसी वाली बोरी को छूकर देखा तो वो ओस से रात भर भीगने के चलते सर्द पड़ी थी और उसके अंदर रखा सारा भूसा गीला हो चुका था। लगता है आज चाय पीना हमारे नसीब में ही नहीं लिखा। ये तो सारा का सारा भूसी ओस से गीला है। घर के अंदर भी तो इतनी जगह नहीं है कि हम रसोई और चूल्हा घर के भीतर लगा ले। और हमारा परिवार भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सब लोगों का एक छोटे से कमरे में रहन सहन करना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मकान के अंदर रसोई बिठाना और खाना पीना करना तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं हमारे पति कब दूसरा ढंग का मकान लेंगे। किराया भरते हुए भी इस टूटे फूटे मकान में गुजारा करना पड़ता है। छत से लेकर दीवार में जहाँ देखो जगह जगह सुराख हो रखे हैं। ठंडी ठंडी हवा रात भर घर के अंदर घुसती रहती है। ऐसा लगता है जैसे हम घर में नहीं किसी खुले कंपाउंड में रहते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं इसी तरह अपने घर की खराब स्थिति पर बात कर रही होती हैं। तभी सामने के घर में से कलावती की बहू कावेरी ढेर सारे गत्ते घर में से लेकर बाहर आती है, जिसे देखकर बबीता का जुगाड़ू दिमाग चलता है। अरे ओ कावेरी बहन, इतने सारे गत्ते तुम बाहर क्यों रख रही हो?
अरे इन गत्तों में पैकिंग होकर कल मेरे घर में न्यू हीटर खरीद कर आया है। अब ये गत्ते मेरे काम के नहीं है, फालतू में घर के अंदर का स्पेस घेर कर रखा हुआ है, इसीलिए बाहर रख दिया। पर बहन बाहर तो बिल्कुल पानी की तरह ओस पड़ रही है, ऐसे तो ये गीले होकर गल ही जाएंगे। इससे बढ़िया तुम ये हमें दे दो। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी तुम पांचों की तो कबाड़ से जुगाड़ लगाने की आदत है। ऐसा बोलते हुए अमीरी का दिखावा करती है बबीता वो गत्ते उठाकर घर में लाती है। जेठानी जी आपने ये गत्ते किस लिए मांगे थे? देखा वो कैसे अभी नीचा दिखा रही थी। देवरानी जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और वैसे भी कावेरी बहन की तो आदत है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की। लेकिन इस गत्ते की आंच खूब धाएं धाएं लहकती है। फिलहाल इस पर हम 1-2 टाइम का खाना पीना तो बना ही लेंगे, और अब दोपहर में धूप खिलेगी तो चलकर जंगल से लकड़ी चुनकर ले आएंगे। क्या बात है मंजली देवरानी जी, तुमने क्या बढ़िया जुगाड़ू दिमाग दौड़ाया है। कुछ देर में अब माधवी सभी के लिए बगैर दूध के ही अदरक तुलसी तेज पत्ता लगाकर लाल चाय बनाती है। इतने में प्रभात, लखन, अखिलेश तीनों ठंड में ठिठुरते ठिठुरते घर में आते हैं। अरे इस बार की ठंडी ने तो गदर मचा के रख दिया है। दिन में भी रात जैसी हालत हो रखी है। रोड पर इतनी ज्यादा धुंध छा रखी है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा अभी तो खिचड़ी चढ़ने तक ऐसा ही दिन रहेगा। मकर संक्रांति के बाद ही जाकर थोड़ी कड़क धूप निकलेगी तो ठंड घटेगी। ठंडी के मौसम में तो हम जैसे गरीबों के लिए रहन सहन करना खाना दूभर हो जाता है। इतने में चंपा सबके लिए चाय लाकर देती है। सभी लोग चाय उठा लीजिए। अरे कभी इस घर में चाय बनाने के लिए दूध नहीं होता है, जब देखो तब घर में लाल चाय ही बनती रहती है। अजी आप तीनों भाई में से कोई दूध मंगवाने के लिए पैसे ही देकर नहीं गया तो हम कहाँ से दूध लेकर आती। बनिया ने उधार देने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। सही बात है, जितना तुम लोग लाकर दोगे उतने में ही तो बेचारी घर चलाएंगी। ठंडी के मौसम में तो दूध का खर्चा लगता ही लगता है। घर में 1 हफ्ता हो गया दूध वाली चाय पिए, ये लाल चाय पीकर तो मन तृप्त नहीं हो पाता। अरे तो हम तीनों भाई भी कितना ही कर पाएंगे। माँ एक तो वैसे ही ठंडी के मौसम में कहीं कोई काम करने को नहीं है। फैक्ट्री में भी काम पता करने के लिए गए थे, लेकिन वहां भी ठंडी की वजह से काम नहीं निकल रहा, इसलिए कोई लेबर वालों को नहीं रख रहे हैं। मनोज भैया और मिथिलेश भैया शहर में रहकर क्या कमाई कर रहे हैं जो पिछले 2 महीने से उन्होंने 1 रुपया भेजा नहीं है। सारा खर्चा हम तीनों को चलाना पड़ रहा है। इतने में मकानदार हरिचरण किराया मांगने के लिए धमक जाता है। अरे ओ लखन, अखिलेश, अरे प्रभात निकलो जल्दी से बाहर। बस मकानदार के आने की कमी थी, वो भी आ गया किराया मांगने। अभी किराए का पैसा भी नहीं जोड़ा, क्या जवाब देंगे। आज किराए देने की डेट ले रखी थी। अजी जाकर थोड़ी और दिनों की मोहलत ले लीजिए। अब जब काम नहीं चल रहा तो क्या कर सकते हैं। तीनों भाई मकानदार से बात करने के लिए बाहर आते हैं। अरे हाँ भाई, निकालो किराया जल्दी से। थोड़ा रहम करिए मकानदार जी, हम किराए के बंदोबस्त में ही लगे पड़े हैं। अभी किराया जुड़ नहीं पाया है। ठंडी के मौसम के चलते काम का बहुत ही बुरा हाल है। अरे भाई, मैंने तुम लोगों के काम चलने या ना चलने का ठेका नहीं ले रखा है। मुझे टाइम पर मेरा किराया चाहिए। बस तुम लोगों ने आज की डेट ली थी किराया देने की। अरे 2 महीने का किराया लग चुका है। अगर तुम लोगों ने किराया नहीं दिया ना तो 2-4 दिन के अंदर अंदर मकान खाली कर देना। मकानदार की बात सुनकर अब पूरा ससुराल टेंशन में आ जाता है। तभी बच्चे भी ठंड में खेलते हुए घर में आते हैं। मम्मी मम्मी। गोलू मेरे बच्चे, अरे तुझको इतनी चोट कैसे लगी। मम्मी ये निखिल है ना, वो उसने गोलू को धक्का मारकर गिरा दिया, पर सारी गलती इसकी है मम्मी। इसी ने उसके साथ लड़ाई शुरू की थी। गोलू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, गलत बात होती है। मम्मी मेरी गलती नहीं, मेरी बात तो सुनो। चलो भैया मुझको पकड़ कर दिखाओ। अच्छा बच्चू, अभी तुझे पकड़ कर दिखाता हूँ, रुक। तीनों बच्चे ठंडी में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तभी निखिल गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हुए आता है। तुम लोग क्या खेल रहे हो, मुझे भी अपने साथ खिला लो। तीनों खाने के लालच से आलू के पराठे को देखने लग जाते हैं। ठीक है, हम तुझको अपने साथ खेलने देंगे, लेकिन पहले तो हमको अपने आलू के पराठे में से थोड़ा सा खाने को दे दे। चल हट बुक्कड़ लालची का, इनका बड़ा आया मेरा आलू के पराठे खाने वाला, गरीब फटीचर का इनका। ऐसा कहते हुए निखिल तीनों को चिढ़ा चिढ़ाकर पराठे खाता है। कितना टेस्टी टेस्टी यम्मी पराठा है। ओए फटे स्वेटर वाला गंदा बच्चा, खाएगा पराठा? खबरदार जो मुझको फटे स्वेटर वाला कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। दीदी भैया देखो ना इस निखिल को।
तू एक नंबर का फटीचर है और तेरे माँ बाप भी गरीब है, सबके सब खंडर जैसे घर में रहते हो। और तेरी मम्मी तो झुग्गी वालों की तरह बाहर बैठकर खाना बनाती है, तुम्हारे पास तो कोई रसोई भी नहीं है। इतना सुनकर गोलू निखिल से लड़ाई कर लेता है। निखिल गोलू को बदले में जोर का धक्का मारकर गिरा देता है। मम्मी, उसने मुझे ऐसा कहा इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। क्लास के बच्चे भी हमारे घर का मजाक उड़ाते हैं। हम अच्छा घर कब लेंगे? इस घर में बहुत ठंडी लगती है। चुप हो जा। एक तो वैसे ही यहाँ 2 टाइम की रोटी खाने के लाले पड़ रखे हैं, ऊपर से चोट लगाकर इसने दवा दारू करवाने का खर्चा अलग से बढ़ा दिया है। अरे छोटी मोटी पट्टी करने के भी 500 रुपए से नीचे नहीं लेगा डॉक्टर। देवर जी आप परेशान मत होइए, चोट इतनी गहरी नहीं है, मैं इसे घरेलू नुस्खे से ठीक कर दूंगी। माधवी अब जुगाड़ लगाकर साबुत कच्ची हल्दी पीस कर चोट पर लगा देती है। मम्मी दर्द हो रहा है। राजू बेटा अभी देखना, इस हल्दी से सू सटाक तुम्हारा चोट सही हो जाएगा। इतने में बाहर थोड़ी सी धूप निकलती है। कई दिन के बाद धूप निकलती देखकर सभी ने राहत की सांस भरी। शुक्र है सूरज देवता ने मुंह तो दिखाया। अरे चलो सबके सब चटाई बिछाकर बाहर बैठते हैं। सभी बाहर आकर आंगन में बैठ जाते हैं। वहीं 5 जुगाड़ू बहुएं लकड़ी चुनने के लिए कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते ठिठुरते जंगल में लकड़ी लेने आती हैं। जहां सर्दी और ओस से जंगल की घास बिल्कुल गीली थी। कुछ पेड़ों की शाखा और तने पर पंछी किकुड़ कर बैठे हुए थे। वहीं सदाबहार के पेड़ पर पलाश के लाल लाल फूल खिले हुए थे। कुछ फूल जमीन पर गिर रहे थे। देखो ये पलाश के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। मगर इस घने जंगल में कितनी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरा तो सारा शरीर सिहर रहा है। जल्दी से लकड़ी बीन कर घर चलो। 5 जुगाड़ू बहुएं 2 अलग अलग हिस्से में होकर लकड़ियां चुनने लगती हैं। तभी कुसुम माधवी सूखे पत्ते चुनते चुनते घने जंगल के नीचे एक खेत में कटाई होते हुए देखती है। बड़ी जेठानी जी ही देखिए, इस खेत में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। 1-2 दिन में जब इस खेत की कटाई हो जाएगी ना, तो फसल के ठूठे काटने के लिए हम आएंगे। हाँ, और देखो ना, ये बनिहारे भी अच्छे तरीके से गेहूं की कटाई नहीं कर रहे। देखो पीछे ठूठों में कुछ गेहूं की बालियां बाकी बची हुई हैं। हम इसे अच्छे तरीके से काट लेंगे। वैसे इस घने जंगल के आसपास में बहुत से लोगों के खेत हैं। सभी ने खेत में ठंडी की फसल की बुआई कर रखी है। कुछ ही देर में 5 लकड़ी चुनकर गट्ठा लाद कर घर लाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंडी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दिन रात बर्फ की तरह हवा चलती रहती है। ऐसे मकानदार दोबारा किराया मांगने आ जाता है। तीनों उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। अरे भाई देखो, आज तुम चाहे मेरे हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो या नाक रगड़ लो, मकान तो तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। या तो अभी मेरे हाथ में किराया दो या निकलो फिर से। मकानदार जी, अरे पिछले 15 साल से हम आपके मकान में रह रहे हैं। थोड़ा तो सब्र रखिए। आपका किराया लेकर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। या फिर एक काम कीजिए, आप शहर में मेरे बेटे मनोज या मिथिलेश को फोन मिलाकर एक बार बात करवा दीजिए। मैं उनसे किराए का जुगाड़ करवाता हूँ। ठीक है, ये भी करके देख ले। हरिचरण फोन मिलाकर देता है। हेलो, हाँ मनोज। हाँ बाबूजी प्रणाम। कैसे फोन किया? अरे तुम दोनों शहर में जाकर वहीं के होकर रह गए हो ना। कभी कभी फोन भी नहीं करते, हाल चाल पता करते भी नहीं हो। थोड़े पैसे भेज दे, मकानदार को किराया देना है। बाबूजी, अरे हम कोई यहाँ पर लाखों का महीना थोड़े ना कमा रहे हैं जो महीने महीने मनी ऑर्डर भेजते रहे। अरे जितनी भी कमाई नहीं है उससे ज्यादा रहने का खर्चा है यहाँ पर। आप मुझे 2-4 दिन दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करके भेजता हूँ। इतना कहकर मनोज कॉल काट देता है। मकानदार बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक पर भी तरस नहीं खाता और सबको घर से बाहर निकाल देता है। गनीमत यह थी कि 5 जुगाड़ू बहू अपना जरूरत का छोटा मोटा सामान और रोटी पानी साथ लेकर चली थी। ठंडी हवा बर्फीली अंगारों की तरह उनके शरीर में लग रही थी। अच्छू, मम्मी पापा दादा दादी हम कहाँ जा रहे हैं? मुझको बहुत जोरों की ठंड लग रही है। वापस घर चलो ना। गोलू बाबू, वो घर अब हमारा नहीं है। हाँ भाई, अब हमको भी गरीब लोगों की तरह रोड पर रहना पड़ेगा। मुझको नहीं रहना रोड पर, मुझको घर चाहिए। जैसे जैसे शाम हो रही थी, ठंड से सबकी हालत खराब हो रही थी। तीनों 2-4 जगह किराए के मकान के लिए भी बात करके देखते हैं, लेकिन बिना एडवांस के कोई उनको मकान देने को राजी नहीं होता। अरे हम गरीबों पर ठंड के मौसम का क्या कम कहर ढा रहा था। तो ऊपर वाले जो इस ठंड के मौसम में सर पर से छत भी छीन ली।
इस ठंडी भरी सड़क पर कड़कड़ाती ठंड में रात काली करने से कोई फायदा नहीं है। आप सब मेरे साथ चलिए। पूरा ससुराल ठंड में थरथराते हुए नुपुर के पीछे पीछे चलते हैं। काफी चलाव के बाद वो जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां से पांचों जुगाड़ू बहुएं ईंधन जुटाने के लिए आया जाया करती थी, जिसके चलते उनको जंगल के चप्पे चप्पे की परख पहचान थी। पहले तो जंगल के घनेपन को देखकर सभी खौफ खाते हैं। अरे ये था तुम पांचों का ठंड से बचाव करने का जुगाड़। अरे पता है इस घने जंगल में कितने ज्यादा आदमखोर जानवर रहते हैं। गलती से एक जानवर से सामना हो गया ना तो हमको फाड़ खाएंगे। इससे बढ़िया तो हम बाहर किसी सड़क पर शरण ले लें। देवर जी, इस जंगल में जानवरों का एक भाग अलग है। हम उनसे दूर पर बसावट करेंगे जहाँ जानवर जल्दी से नहीं आते। कुछ ही देर में पूरा परिवार एक बड़े से पेड़ के पास आता है, जो कि ऊपर से कटा हुआ था और तने में एक दरार दिख रही थी। माँ जी, यदि हम सभी एक साथ मिलकर मेहनत करें तो इस पेड़ की जड़ों में अपने लिए रहने का ठिकाना बना सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में जमीन के अंदर की मिट्टी काफी ज्यादा गर्माहट भरी होती है। माधवी का जुगाड़ू आइडिया सबको भा जाता है, लेकिन अब जरूरत थी तो औजार की, ताकि वो पेड़ को गहराई तक खोखला कर सके। अरे बिना औजार के बात नहीं बनेगी। पांचों जुगाड़ू बहु औजार बनाने के बारे में सोचने लगी। रानी ने कहा, मम्मी चाची, आप तो जुगाड़ लगाने में कितनी ज्यादा एक्सपर्ट हो। देखो इस जंगल में कितने सारे पेड़ और पत्थर भी हैं। हमने एसएसटी के चैप्टर में पढ़ा था, जब पहले के जमाने में घर नहीं हुआ करते थे तो आदि मानव पत्थर के औजार बनाकर ही गुफा की कटाई करके घर बनाते थे और पत्थर लकड़ी से औजार भी बनाते थे। रानी का ये जुगाड़ू आइडिया पांचों बहू को औजार बनाने का रास्ता दिखा देता है। पांचों बगैर समय गवाए जल्दी से लकड़ी काटने के लिए कुछ ठोस पेड़ को चुनकर उसकी लकड़ियां इकट्ठी करती हैं। तो वहीं तीनों भाई ठंड में दूर दूर से कुछ पत्थर ले आते हैं और अब सभी मिलकर कुछ पत्थर नुकीले और पैना करके औजार बनाते हैं और अब पेड़ को खोखला करना शुरू करते हैं। तभी उसके अंदर से एक काला मोटा जहरीला सांप बाहर निकलता है। मम्मी देखो कितना मोटा सांप। हे भगवान जी, ये तो करैत सांप का बच्चा है। इस पेड़ के अंदर बसावट करके रहना जानलेवा है। सभी की काफी देर तक ठंड में की गई मेहनत खराब हो जाती है। सभी अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां जंगल का एक बड़ा भूभाग पूरी तरीके से खाली था। मेरे हिसाब से ये हिस्सा हमारे बसावट करने के लिए अच्छा रहेगा। हम यहीं पर अपना घर टिकाते हैं। आज तो घर बनाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि कुहासा तेजी से बढ़ रहा है। थोड़ी देर में पूरा जंगल घिर जाएगा। अभी के लिए केवल आग जलाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। आज की रात कैसे भी करके हमें काटनी है। अब सभी आग जलाने के लिए लकड़ी, भूसी, पत्ते लाते हैं और अलाव जलाकर बैठ जाते हैं। मगर जैसे जैसे रात बढ़ती है, पेड़ पौधों से साए साए हवा चलने लगती है। रात भर ठंड में ठिठुर कर सुबह तक सबकी हालत खस्ता हो जाती है। सुबह जाकर थोड़ा थोड़ा कुहासा साफ होता है। बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खाने को दो ना मम्मी। जो रोटियां हम साथ लेकर चली थी वो तो रात में ही खत्म हो गया। कोई नहीं, हम खाने को कुछ देखते हैं। अब पांचों जुगाड़ू बहुएं भोजन की तलाश में जंगल में घूमने लगती हैं। कुछ दूर चलाव के बाद नुपुर को एक बेर का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर से पके पके बेर टपकते हुए नीचे गिर रहे थे। ये देखो, ये पूरा का पूरा पेड़ तो पके पके बेरी से भरा हुआ है, लेकिन तोड़ कर ले जाएं किसमें? तभी चंपा बगल में केले के पेड़ को देखती है, जिस पर ताजे ताजे चौड़े चौड़े पत्ते लहरा रहे थे, जिसको देखकर उसे जुगाड़ सूझता है। देवरानी जी, तुम पेड़ पर चढ़कर बेर तोड़ो, तब तक मैं टोकरी का जुगाड़ लगाती हूँ। चंपा ने डाली को लचकाकर ढेर सारे केले के पत्ते तोड़कर देखते देखते मजबूत टिकाऊ जुगाड़ू टोकरी बनाकर तैयार कर ली। ओह जेठानी जी, ये लीजिए, बेर कैच कीजिए। चंपा ने टोकरी को थोड़ा ऊपर लफाया। देखते ही देखते टोकरी मीठे रसदार बेर से भर गई। वहीं माधवी और कुसुम दोनों इस कटाई किए हुए खाली खेत में आ गई। ठंडे मौसम के चलते खेत ओस से भरा हुआ था और कुछ जंगली गाय खेत में बैठी थी। जेठानी जी, इन गाय और बछिया को ठंडी नहीं लग रही क्या? देखना जरा कैसे गीले खेत में दस्करी मार कर बैठी है। मुझे तो थरथराहट हो रही है खेत में आकर। जानवरों को मिट्टी में ही गरमाई मिलती है, इसीलिए तो ये खेत में बैठी हैं। देखो, इस खेत में गेहूं की बाली और ठूठों के अलावा कितनी सारी गेहूं की भूसी भी है। चूल्हा बनाने में ये हमारे काम आएगी। तुम बटोर लो, तब तक मैं सारे के सारे ठूठ और गेहूं की बाली काट लेती हूँ। तब दोनों जुगाड़ू बहू ठंड में किकुड़ते हुए खेत में उपलब्ध सारी चीजों को इकट्ठा करके अपने साथ जंगल में ले आती हैं, जहां दोनों भाई घर बनाने के लिए काफी सारी लकड़ी काट कर इकट्ठा कर चुके थे। लकड़ी काट काट कर ठंड से मेरे तो हाथ ही बिल्कुल कठोर से हो गए हैं।
अरे इस जंगल में हरियाली भी तो कितनी ज्यादा है, इसलिए ठंड ज्यादा है। अरे कटाई का काम खत्म हो गया, चलो अब घर बनाना शुरू करते हैं। जेठ जी, केवल लकड़ी से थोड़ी ना घर बन जाएगा, छावनी डालने के लिए घास भी लगेगी। मैं घास काट कर लाती हूँ। बबीता अब हंसिया लेकर घास काटने के लिए चली जाती है। तभी बाकी चारों जुगाड़ू बहू बेर, गेहूं, भूसी वगैरह लेकर आती हैं। देखो हम क्या लेकर आए हैं, ताजे ताजे मीठे मीठे बेर। बेर देखकर तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं। वाह चाची, आप तो मेरे मनपसंद बेर लेकर आई हो, मुझको ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। नूपुर सभी को बेर देती है, जिसे खाकर सभी अपना अपना पेट भरते हैं। उसके बाद तीनों भाई कड़ी मेहनत से जमीन खोदकर नींव डालते हैं और घर बनाते हैं। वहीं माधवी अब मिट्टी में भूसी मिलाकर 4 मुंह वाला चूल्हा बनाती है। 2 बहू ठिठुरते हुए खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। तभी गोदावरी जंगल से कुछ जंगली सब्जियां तोड़कर लेकर आती है। अरे बहुओं, ये लो थोड़ी जंगली कुंदरू और जंगली गोभी मिल गई, अभी इसी की सब्जी बना दो, राम का नाम लेकर खा लेंगे। सूरज डूबने के साथ जंगल में अंधेरा होता देखकर अब माधवी मशाल जलाती है ताकि जंगली जानवर उनके डेरे के आसपास न भटके। समय गुजरता है, धीरे धीरे 5 जुगाड़ू बहू के साथ साथ गरीब ससुराल भी जंगल के रहन सहन करना सीख लेते हैं। ऐसे ही एक दिन आज तो इन जंगली गायों ने हद कर दी, गोबर भी कर गई और चूल्हा भी तोड़ गई। इतनी ठंडी में दोबारा चूल्हा बनाने पर सूखेगा भी नहीं। ये लगाकर तीसरी चौथी बार हमारा चूल्हा टूट गया, इसका कोई सॉलिड जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी कुसुम को जुगाड़ सूझता है। मिल गया जुगाड़, क्यों ना हम मिट्टी की जगह पत्थर का चूल्हा बना लें। उससे हमको बार बार मिट्टी के चूल्हे की मरम्मत नहीं करनी पड़ेगी और ठंडी में लिपाई पुताई करना भी नहीं पड़ेगा। कुसुम का पत्थर का चूल्हा बनाने का जुगाड़ सबको पसंद आता है। काफी जतन के बाद 5 पत्थर का चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती हैं। वैसे ये पत्थर का चूल्हा बहुत ही अच्छा है, क्यों ना हम अपने रसोई को पत्थर से ही ढक लें, फिर हमें सर्दी के मौसम में खुले में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सभी बहुएं अलग अलग पत्थर चुनकर लाती हैं। रसोई का चारों तरह से ढकाव करती हैं, जहां अब वो रात का खाना अपनी पत्थर की रसोई में बैठकर आरामदायक तरीके से बनाती और वहीं चूल्हे की धाह जब उनके पत्थर की रसोई पर पड़ती तो रसोई में गर्माहट भर जाती। आज तो खाना पकाने में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, वरना बाकी दिन तो खुले में खाना पकाने में हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। हमने बगैर खर्चे के कितनी बढ़िया जुगाड़ू रसोई बिठा ली। ऐसे ही समय गुजरता है। 5 बहुएं अपने जंगल वाले घर और रसोई में रहन सहन कर रही थी, लेकिन सब अभी भी जंगली सब्जियां बनाने खाने पर ही आश्रित थी, क्योंकि ठंडी के मौसम में उनके पतियों के पास कोई भी रोजगार अब तक नहीं था। आज तो इतना दूर सब्जी लेने आने का कोई फायदा नहीं हुआ, केवल ये थोड़ी सी जंगली गंवार फली ही तो मिली है। क्यों ना हम अपने घर और रसोई के पास में ही ठंड की मौसमी सब्जियों की बुआई कर दें। देवरानी जी, तुमने जुगाड़ तो अच्छा सोचा है, लेकिन खेती करने के लिए बीज और खाद कहाँ से आएगा? खाद तो आम तौर पर गोबर से भी बना सकते हैं। बाकी बची बात सब्जियों के बीज की, तो हमारे जंगल के बाहर कितने सारे लोगों के खेत हैं, क्यों ना 2-4 पौधे वहीं से सब्जी की लाकर अपने खेत में लगा देंगे तो खेत भर की सब्जी हो जाएगी। कुसुम का खेती करने का जुगाड़ू आइडिया सभी को काफी पसंद आता है। अगले दिन 5 जंगल के बाहर हो रखी सब्जी के खेत में आकर खेतिहार से कुछ सब्जियों के पौधे मांगकर और अब जंगल के उपजाऊ मिट्टी वाले हिस्से को चुनकर उसमें सब्जी लगाने के लिए छोटी छोटी क्यारियां बनाकर एक तरफ साग और कुछ हरी भरी सब्जियां, टमाटर और आलू के पौधे जमीन में रोप देती हैं और जंगली जानवर से बचाव के लिए खेत में घास का एक पुतला भी खड़ा कर देती हैं। कुछ ही सप्ताह में सब्जी साग निकलने लगते हैं, जो कि उनके बनाने खाने से काफी ज्यादा हो रही थी, जिसे देखकर उनके पति उन ताजी सब्जी को बाजार में बेचकर आमदनी कमाते हैं। इसी तरह एक दिन ठंडी में सुबह सुबह तीनों साग खोट रही होती हैं जब उनका सामना सांड से होता है। जेठानी जी, इस सांड से कैसे बचा जाए, कुछ कीजिए। इतने में पीछे से मिथिलेश और मनोज मोटा सा डंडा लेकर आते हैं और उस सांड को खेत से हाँकते हैं। चल चल चल, हट 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 हट, अरे डरना मत, हट। अपने अपने पतियों को देखकर माधवी बबीता की आंखें भर गईं। जी आ गए आप लोग। पहले तो हम सीधा घर गए थे, वहां जाकर पता चला कि किराए के चलते मकानदार ने आप लोगों को घर से निकाल दिया। हम तो इस बात से बेखबर होकर शहर में आप लोगों के लिए पैसे जोड़ रहे थे ताकि हम आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सकें, और हम शहर से कमाकर पैसे लाए हैं। अब किसी को यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। मनोज की बात को सुनकर 5 बहुओं के चेहरे पर खुशी के साथ साथ अपने जंगल वाले घर, रसोई और खेत खलियान को छोड़कर जाने का दुख भी दिख रहा था, जहां रहन सहन करते हुए सभी को उस जुगाड़ से लगाव जोड़ चुका था। जंगल से जाने के बाद भी 5 अपनी सब्जी की खेती को जारी रखती हैं।